नमस्कार दोस्तों। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग। और आज के इस लेक्चर में अपन देखेंगे कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेते समय आप किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे, यानी कि किन किन फैक्टर्स से हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन यहाँ पर इन्फ्लुएंस होता है। क्लियर? सबसे पहले अगर मैं बात करूं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो सबसे बड़ा फैक्टर है मैनेजमेंट आउटलुक का। आपका मैनेजमेंट क्या सोचना है, क्या उनकी स्ट्रेटजी है, क्या उनका नेचर है। यानी कि अगर वो एग्रेसिव नेचर के हैं, यानी रिस्क लेना पसंद करते हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करके उसके अंदर इनोवेट करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया मार्केट में लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर हमारा प्रोजेक्ट या हमारा प्रोडक्ट एक स्टैंडर्ड पैटर्न का चलता है, तो उस केस के अंदर हमें नॉर्मल कॉस्ट से कैसे और कम कॉस्ट कर सकते हैं, उस पार्ट पर वर्किंग करनी होती है। तो मैनेजमेंट क्या सोचता है वेरियस प्रोडक्ट्स को लेकर के, क्या उनके दिमाग में ग्रोथ स्ट्रेटजी है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है मैनेजमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेते समय। क्लियर? नेक्स्ट इज अबाउट कॉम्पिटिटर्स स्ट्रैटेजी। कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी हमें यहाँ पर जरूर देखनी होगी बेटा, क्योंकि कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी हमारे प्रोडक्ट को फेल कर सकती है। यानी कि जब हम किसी भी चीज़ का इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं, कौन कौन से कॉम्पिटिटर किस तरीके से हमारी वर्किंग को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर कॉम्पिटिटर कुछ इनोवेट करके नया वहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके आपके प्रोडक्ट को बेटर इम्प्रूव करके दे रहा है, तो उस केस के अंदर हमारे यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। क्लियर? तो कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी क्या है वो हमें यहाँ पर देखना होगा। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने की वजह से अपॉर्चुनिटी अगर क्रिएट हो रही है, तो उस अपॉर्चुनिटी को कैसे कैपिटल इन्वेस्ट करके हम फुलफिल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से या फिर कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन करने की वजह से हमारे यहाँ पर एमआई यानी कि रेडमी जो है, उन्होंने मार्केट को बहुत अच्छे से कैप्चर करा है। वहीं अगर थोड़े टाइम पहले की बात करें, तो नोकिया एक मार्केट लीडर हुआ करता था। आज मार्केट के अंदर मतलब सर्वाइवल करने के लिए यहाँ पर मतलब बड़ी मुश्किल से देखा जा रहा है। आ रही है बात समझ में? तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है, और उन्हें हम यहाँ पर किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं, ये हम यहाँ पर ध्यान रखना होगा, कि जिससे कि हमारे यहाँ पर वर्किंग अफेक्ट ना हो। मार्केट फोरकास्ट। मार्केट फोरकास्ट का मतलब है हम जो प्रोडक्ट यहाँ पर जिसके लिए हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसकी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हमारे यहाँ पर डिमांड कैसी है। यानी लॉन्ग रन के अंदर हमें अपना प्रोडक्ट किस तरीके से नज़र आ रहा है, शॉर्ट रन के अंदर हमें हमारा प्रोडक्ट किस तरीके से नज़र आ रहा है, वो हमारे बिजनेस की वर्किंग को किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है। क्लियर? बहुत सी बार हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो इनिशियली हमें बहुत ज़्यादा प्लांट कैपेसिटी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, तो अभी हम एक छोटे प्लांट से भी वर्कआउट कर सकते हैं। फ्यूचर में जब हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़े या डिमांड इंक्रीज हो, तब हम फिर से वहाँ पर एक्सपांशन कर सकते हैं अपने इस प्लांट के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट इज अबाउट फिस्कल इंसेंटिव्स। फिस्कल इंसेंटिव्स क्या होता है बेटा? फिजिकल इंसेंटिव्स होते हैं मतलब फाइनेंशियली आपको यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एडवांटेज मिल रहे होते हैं। जैसे अगर मैं किसी बैकवर्ड एरिया के अंदर अपने प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करता हूँ, इस्टेब्लिश करता हूँ, तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट मुझे यहाँ पर कैपिटल नेचर की सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है कि भैया 50% आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, 50% हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर? इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, तो गवर्नमेंट आपको टैक्स के अंदर कुछ रिलीफ दे सकती है। जैसे
स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर अगर आप अपना प्लांट इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर गवर्नमेंट से हमें कुछ टैक्सेस के अंदर एडवांटेज होते हैं। यानी कि फिस्कल इंसेंटिव का मतलब है गवर्नमेंट से हमें कैपिटल बजटिंग यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से कहाँ कैसा एडवांटेज मिल रहा है, उन एडवांटेजेस को हमें कंसिडर करना चाहिए, उससे हमारी वर्किंग के अंदर इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। जैसे आप लोगों ने अभी ये ऑब्जर्व करा होगा कि लॉकडाउन के चलते जो अपने राहत पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो जैसे उसका अनाउंसमेंट आया तो अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने जहाँ पर लोन पैकेजेस प्रोवाइड करे हैं स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, तो एकदम से स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की ये जो वर्किंग है वो वहाँ पर चेंजेस आ गए कि भैया हम भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को इस फॉर्मेट के अंदर रजिस्टर करा लेते हैं, उसकी रजिस्ट्री वर्किंग और ये सब जो है फिस्कल इंसेंटिव लेने के लिए ये चेंजेस हमारे यहाँ पर आए हैं। ये फिस्कल इंसेंटिव का मैंने एग्जांपल दिया है। जब हम कैपिटल बजटिंग के अंदर फिस्कल इंसेंटिव की बात कर रहे हैं तो फिस्कल इंसेंटिव इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। यानी अगर मैं यहाँ इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरे यहाँ इस तरीके से वर्किंग होगी, लाइक कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। अगर मैं यहाँ इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे टैक्स के अंदर रिलीफ्स मिलेंगे। यानी कि हमारी फिस्कल इंसेंटिव और भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। हम यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली हमें इस तरीके से कैपिटल इंसेंटिव मिलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज अबाउट कैश फ्लो बजट। कैश फ्लो बजट का मतलब है हमारे यहाँ पर कब किस टाइमिंग पर किस तरीके से इनफ्लो होगा, किस तरीके से आउटफ्लो होगा, उनके बैलेंस को हमें मैच आउट करना पड़ेगा जिससे कि हमारी वर्किंग जो है वो अफेक्ट ना हो। अगर कैश फ्लो की फोरकास्टिंग रियल मैनर में नहीं होगी, यानी कि एक्यूरेसी के साथ नहीं होगी, तो बिजनेस करने में भी हमें यहाँ पर दिक्कतें आ सकती है। तो कैश फ्लो बजट मतलब क्वांटम डिसाइड करना कि कितना कितना कैश फ्लो मिलेगा, और टाइमिंग डिटरमाइन करना, टाइमिंग फोरकास्ट करना कि किस समय में कितना हमारे यहां पर कैश फ्लो होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज अबाउट नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब ये है मॉनेटरी टर्म्स को छोड़ करके दूसरी टर्म्स में भी इवैल्यूएशन करना। जैसे कि हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने से सोशल एडवांटेजेस कितने मिलेंगे, हम जो भी वर्किंग कर रहे हैं उससे हमारे जो स्टाफ है उनकी हेल्थ पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पर डिसाइड करनी होती है जिससे कि हम अपना यहाँ पर कैपिटल बजटिंग का डिसीजन जो है वो बहुत अच्छे से ले सकें। मैनेजमेंट का आउटलुक, कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी, अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड बाय द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, मार्केट का फोरकास्ट, फिस्कल इंसेंटिव, कैश फ्लो बजट, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए आपके कैपिटल बजटिंग के डिसीजन लेने होंगे। क्लियर? कोई डाउट बेटा इसके अंदर? आइए आगे देखते हैं। अगला है हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन किस किस तरीके के हो सकते हैं। काइंड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, बहुत सिंपल और इजी एस्पेक्ट है ये हमारा। कैपिटल बजटिंग डिसीजन किस किस तरीके के हमारे यहाँ पर हो सकते हैं। जब मैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन की बात कर रहा हूँ तो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे मैं अगर अपने बेसिक एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करूँ तो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका पास और फेल होने का क्राइटेरिया जो इंस्टीट्यूट ने रख रखा है वो बहुत ही सिंपल है। इफ़ यू सिक्योर्ड 50% विथ मिनिमम 40% इन एवरी सब्जेक्ट यू विल बी पास, अदरवाइज यू विल बी फेल। यानी अगर हम 50% ले आते हैं तो हम नेक्स्ट लेवल में प्रमोट हैं, अगर नहीं ला पाते हैं तो हम वहाँ पर फेल कहलाएंगे। यानी कि सीधे पास और फेल का क्राइटेरिया। क्लियर? दूसरा, आप रैंक होल्डर है या फिर नहीं है। आप रैंक होल्डर हैं या फिर नहीं है, इसका कैसे क्राइटेरिया लगाता है इंस्टीट्यूट? भैया इंस्टीट्यूट अपने डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर मार्क्स वाइज बच्चों को अरेंज करते हुए चलता है।
जो टॉप हमारे 25 स्टूडेंट्स हैं मार्क्स के हिसाब से, वो सब रैंक के अंदर सेलेक्टेड, बाकी ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 800 585 मार्क्स आए हैं। क्लियर? पिछले अटेम्प्ट में ये फर्स्ट रैंक होल्डर के मार्क्स से 585। क्लियर? इस अटेम्प्ट में आप लोगों में से किसी एक ने 590 मार्क्स लेकर के आए हैं, लेकिन वो रैंक होल्डर ही नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो, पिछली बार तो 585 वाले को आपने फर्स्ट रैंक दे दी थी, मैं तो और 5 नंबर ज्यादा लेकर के आया हूं, 590 मार्क्स आए हैं, मेरी भी फर्स्ट रैंक ही होनी चाहिए। अरे फर्स्ट छोड़ो भैया, आपकी तो रैंक ही नहीं है, ऐसा इंस्टीट्यूट कह रहा है। मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, टॉप मार्क्स का क्राइटेरिया है। लिस्ट बनेगी, शुरू में जो टॉप 25 स्टूडेंट्स होंगे वो सेलेक्टेड हैं, बाकी बाय डिफॉल्ट रिजेक्टेड है। आप कहो कि मेरी रैंक क्यों नहीं आई, मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। भैया डिसीजन जो है वो डिफरेंट है, कोई और सेलेक्ट हो गया है तो आपके रिजेक्ट होने का कोई अलग रीजन नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा रीजन है कि वो सेलेक्ट हो चुका है। क्लियर? आइए, ऐसे ही कुछ डिसीजन कैपिटल बजटिंग के अंदर भी होते हैं। सबसे पहला, एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन। एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन आइदर यस और नो, जैसे हमारा पास और फेल का क्राइटेरिया था। अगर हमें किसी प्रोजेक्ट से अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है, हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। सेकेंड इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन। आगे भी ये हमारी टर्मिनोलॉजी आती जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन का मतलब, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसीजन का मतलब है अगर किन्हीं दो या उससे ज्यादा प्रपोजल्स में से आपने एक को सेलेक्ट कर लिया तो बाकी प्रपोजल ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कहलाएंगे। अगर हमने किसी एक प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो बाकी प्रपोजल्स हमारे ऑटोमेटिक रिजेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो अभी हमने लिया था रैंक के अंदर टोटल 25 अपन ने रैंक सेलेक्ट कर ली, बाकी के कैंडिडेट ऑटोमेटिकली रिजेक्ट है। एक और अगर मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आप सब लोग कंपनी सेक्रेटरीज एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं और मैंने एक मैनेजर की पोस्ट के लिए अपनी कंपनी में जॉब इंटरव्यू रखा है। आप में से 50 लोग उस जॉब को अप्लाई करने के लिए आए हैं इंटरव्यू के लिए, और मैंने पहले बंदे का इंटरव्यू लिया, नेक्स्ट मैंने दूसरे बंदे का इंटरव्यू लिया। ओ हो, जो चीज मैं चाहता था वही चीज मुझे यहां पर उस बंदे के अंदर सर्वगुण संपन्न मिल गई। आ रही है बात समझ में? क्लियर? नाउ टेल मी, क्या मुझे बाकी के 48 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू भी लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? इट इज जस्ट वेस्टिंग ऑफ टाइम माइन एंड देयर इंटरव्यूअर्स ऑल्सो। जो भी इंटरव्यू देने आए हैं और मेरा दोनों का टाइम वेस्टेज है भैया। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है, जब आपने एक को सेलेक्ट कर लिया है तो बाकी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट है। वो ये कहेंगे भैया हमारा तो इंटरव्यू भी नहीं हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ है, ये हुआ है, कुछ भी बोलते रहो यार, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर? बिकॉज यू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हम एक को एक्सेप्ट करेंगे तो बाकी के हमारे ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कहलाएंगे। क्लियर? कैपिटल रैशनिंग डिसीजंस। राशन वर्ड सुना होगा आपने, राशन कार्ड। राशन कार्ड जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम बनाता है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट को जो बीपीएल कैटेगरी के पर्सन्स हैं उन्हें किस तरीके से राशन डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ऐसे ही कैपिटल को राशन करना यानी कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है वो हमारा एक अलग डिसीजन होता है। जब भी हमारे पास अवेलेबल फंड लिमिटेड होगा और रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होगी, क्या बोला?
जब हमारे पास अवेलेबल फंड कम होगा और रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। ऐसे केस के अंदर आप हमेशा फंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कैपिटल रैशनिंग सिचुएशंस को अप्लाई करेंगे, या फिर यूं कहिए, अगर आपकी स्केर्सिटी ऑफ फंड वाली सिचुएशन है, स्केर्सिटी मतलब रिक्वायरमेंट ज्यादा और अवेलेबिलिटी कम, स्केर्सिटी ऑफ फंड है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो हमें डिसीजन लेने होंगे, उन डिसीजन को अपन कैपिटल रैशनिंग डिसीजन यहां पर कहते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आज हमने दो छोटे छोटे से पॉइंट्स डिस्कस करे हैं कि कौन कौन से फैक्टर से हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है और कैपिटल बजटिंग डिसीजन किस किस तरीके के हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।